अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश शबीब। मैं दुआ गो हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही पॉजिटिवली इसका आगाज़ हुआ होगा और आपने आसपास के लोगों के लिए आसानियाँ भी बांटी होंगी। समटाइम ऐसा होता है कि इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा तलख हो जाता है, उसके हालात जो हैं उसे ये काम करने पे मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत नेगेटिव थॉट सोचता है और जिसकी वजह से वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। तो आपके हालात जितने मर्जी ख़राब हों तो अपने जो अंदर की तलखियाँ हैं या सोसाइटी की तलखियाँ हैं उन्हें अपने अंदर जज्ब नहीं करना और कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे काम हैं, वो हमारे दिल के थ्रू जो है वो हमें अच्छा किरदार अदा करने में हेल्प आउट करते हैं। तो बस ज़िंदगी में एक ही असूल अपनाएं कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने आसपास के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं, उन्हें अब्सॉर्ब नहीं करना। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ फैसलाबाद का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड और कम से कम टेम्परेचर 27 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम जिस तरह से टेम्परेचर आए दिन बढ़ता जा रहा है, इसी तरह से ये उम्मीद की जा रही है कि जो आने वाले दिन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश्क और गर्म दिखाई देंगे। और ऐसे मौसम में यकीनन जैसे जैसे मौसम की शिद्दत में इजाफा होता है, गर्मी की शिद्दत इतने इजाफा होता है तो शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अक्सर औक़ात हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हीट वेव का भी ख़दशा होता है और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो इंसान को घेर लेती हैं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आप मौसम की इस शिद्दत से बच सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीर जो है वो आपने फॉलो करनी है और बहुत ही आसान है अपनी सेहत का ख्याल रखना। सबसे पहले ये कि बग़ैर ज़रूरत घर से ना निकला जाए और आपके अगर ज़रूरी काम है वो कोशिश करें कि सुबह के औकात या शाम के औकात में निपटा लिए जाएँ। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो हम अक्सर औकात अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो धूप में पार्क कर देते हैं। अगर किसी शेल्फ में अगर गाड़ी पार्क करें, गाड़ी उधर पार्क करें और घर से निकलते वक्त अपने लिए वाटर बोतल जो है वो साथ लाजमी रखें। ऐसे छोटे छोटे से स्टेप हैं जिन्हें आप फॉलो करके मौसम की शिद्दत से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सालगिरह के हवाले से। सालगिरह का जो दिन होता है वो इंसान की ज़िंदगी का बहुत ही स्पेशल दिन होता है। इस दिन आपको बहुत ज़्यादा दुआएं भी मिल रही होती हैं और कोशिश ये किया करें कि इस दिन को जितना हो सके अपने प्यारों के साथ मनाएं। आज बहुत ही प्यारी सी बच्ची की सालगिरह है, दुआ फातिमा की। सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। दुआ फातिमा को सिटी 41 की पूरी फैमिली की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं, हम ये दुआ गो हैं कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और आपके आसपास इसी तरह से दुआओं का जो साया है वो हमेशा आपके सर पे रहे और आप इसी तरह से अपनी खुशियाँ मनाते रहें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। वकला के हवाले से बात करें, यहाँ पर मुतहरिक वकला की एक बरादरी भी है जो फैसलाबाद के कानूनी मसाइल को हल करने में भी कलीदी किरदार अदा करी है। लेकिन इन मसाइल में किस तरह से इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट बार किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है और इसी के साथ पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के हवाले से जो उम्मीदवार हैं वो किस विजन के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दें। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें हमने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मैं बात कर रही हूँ कैसर नज़ीर साहिब साहब की। आप साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल फैसलाबाद हैं और मौजूदा उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसर साहब के साथ ही हमें ज्वाइन किया है तैयब मकबूल ने, सिटी 41 के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच तैयब मकबूल फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही प्रोग्राम की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ के वकला ने हमेशा से कलीदी किरदार अदा किया है जब भी इंसाफ के हवाले से बात हुई है। लेकिन अगर वकला के मसाइल के हवाले से बात करें तो आपकी नज़र में वो कौन से मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकील जो है ये अल्लाह की भी शान है
और वकील तर्जमान है, और वकील हर गासब के, हर आमर के और हर जाबर के खिलाफ हमेशा सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा होता है, और वकील मजलूम की भी आवाज है। तो इसलिए हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा है। एक तो सबसे बड़ा हमारा जो मौजूदा इशू चल रहा है, वहां पे पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। गाड़ी ना आ सकती है ना जा सकती है, हमारे पास जगह ही नहीं है। और अब अख्तियार से और खासतौर पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी हमने इसके बारे में काफी सारी इस्तदा की है। बहुत से इशू इसमें है, लेकिन वो उसमें रवायती जो एक सिलसिला है वो चल रहा है। इसके अलावा हमारा वकला की 6000 के करीब जो है वो हमारी तादाद है, और वहाँ पे जो डिस्पेंसरी है वो ना होने के बराबर है। उसको हॉस्पिटल करना चाहिए और उसको अपग्रेड करना चाहिए। जदीद इक्विपमेंट जो है मेडिकल के हवाले से वो हमें प्रोवाइड होने चाहिए। और इसके अलावा जो है कोर्ट रूम बिल्कुल कम है, स्टाफ बिल्कुल कम है। अगर कोई जज ट्रांसफर हो जाए तो जो 4 माह 5 माह 6 माह वहाँ पे उसकी नई तैनाती नहीं होती। इसी तरह यंगस्टर वकला के बहुत से मसाइल हैं, जिसमें जो है सर उनको चैम्बर्स का एक मसला है, वो है उनकी माशी इस्तेहकाम का मसला है, और उनकी इंटेग्रिटी का मसला है। और इसी तरह जो है लाइब्रेरी जो है वो अपडेट नहीं है, ना कोर्ट्स में ना डिस्ट्रिक्ट बार में। तो वहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको जो है वो मीट कर किया जाना चाहिए, और उसकी बाबत जो है रीड्रेसल होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से वकला जो है हमारी सोसाइटी का एक अहम पिलर है। जब इंसाफ के हवाले से बात होती है तो सबसे पहले जो किरदार अदा करते हैं वो वकला करते हैं। ऐसे में वकला को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है फैसलाबाद में। वो डिस्पेंसरी की अपटूडेशन हो, वो वकला के लिए एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों, इसी के साथ साथ पार्किंग का सिस्टम हो। इन सारे स्टेप्स को, इन सारे इकदाम को, इन वकला के मसाइल को हल करने के लिए इकदाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मकबूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, आपने भी विजिट की होंगी, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारी अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? शुक्रिया महविश। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जजेस की तादाद इतनी कम है कि आप मुकदमात की समाअत टाइम लिमिट के अंदर कर नहीं सकते। बड़ी तादाद है, हज़ारों में तादाद है जो अभी तक अंडर ट्रायल चल रही है। उसमें फौजदारी मुकदमात भी है, दीवानी मुकदमात भी हैं। जिस तरह साई साहब ने अभी फरमाया कि अगर एक जज तब्दील हो जाए तो कई कई माह उसकी जगह पर तैनाती नहीं होती। जजेस की तादाद ऑलरेडी बहुत कम है। मेरा ख्याल है 50,000 प्लस मुकदमात होंगे जो इस वक्त भी अंडर ट्रायल है। तो और जिस तरह हमारे मुआशरे का कल्चर है कि दीवानी केसेस कई कई साल लटक जाते हैं, उसमें जो आपके मुद्दई जो दूसरी पार्टी है वो और वकला का जो किरदार है उसको डिले करने में वो तो है ही, लेकिन जजेस की तादाद कम होने की वजह से भी ये बहुत सारे मसाइल होते हैं। और कोर्ट रूम हैं भी बहुत कम। जजेस के आप रूम्स देखें, कोर्ट रूम देखें, बिल्कुल छोटे छोटे, जहां पर स्टाफ भी पूरा नहीं बैठ सकता। अगर हमारे जजेस की तादाद जितनी केसेस के हिसाब से जरूरी है या जितनी सैंक्शन है फैसलाबाद में, अगर कम से कम वो पूरी कर दी जाए, अच्छे कोर्ट रूम दिए जाए, उनको साथ उनका पूरा स्टाफ दिया जाए, तो जो डिले केसेस चलते आ रहे हैं एक तो वो फौरी तौर पे हो सकते हैं, लोगों को इंसाफ मिल सकता है। हमने खुद देखा है, मैं 24-25 साल से ये देख रहा हूँ कि लोग बेचारे कई कई साल से एक ही केस के पीछे आ रहे हैं। तो एक तो मैं साई साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंशाल्लाह मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनते हैं तो आप हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मीटिंग्स करके कम से कम दीवानी केसेस की तो लाजमी, फौजदारी केसेस में फिर भी जल्दी फैसला हो जाता है, लेकिन जो दीवानी केसेस हैं, प्रॉपर्टीज के केसेस हैं, वो तो कई कई साल चलते हैं। इसकी कम से कम को SOP ये लोग बनवाएं, जरूर बनवाएं। ये हमारे सीनियर वकला हैं, अगर ये हायर अथॉरिटी से बात करके कि दीवानी केस का फैसला भी मुकर्रर लिमिट में होना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे फैसलाबाद का। दूसरी बात, साई साहब ने जो मसाइल बताए उनमें सबसे बड़ा मसला जो मैं कहूंगा वो है पार्किंग का। बिल्कुल। जब वकला हज़रात सुबह अपनी गाड़ी या बाइक पे आते हैं तो सबसे पहले तो उनको अपनी गाड़ी बाइक पार्क करने का मसला है। अच्छा, अगर वो पार्क कर भी दे, उसके बाद जो पैदल आने जाने वाले खुद अपने वकला को भी वहां पे मसला है, और साइलिन हजारों की तादाद में रोजाना फैसलाबाद कचहरी में आते हैं, कोर्ट में आते हैं, उनके पैदल गुजरने का बड़ा मसला है। और इस मसले का एक खतरनाक पहलू ये है कि उस वक्त एरिया कंजेस्टेड हो जाता है, रश बढ़ जाता है, और कचहरी में आपको पता है कत्ल भी ऊपर तले CP ऑफिस के बाहर भी हुए हैं, या उधर कोर्ट के बाहर भी कत्ल हुआ है कुछ चंद माह पहले। तो ये बड़े मसाइल हैं। पार्किंग के लिए प्लाजे बनने चाहिए, लेकिन अगर प्लाजे को जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग हर सूरत वहां पे होनी चाहिए कि अगर गाड़ियां ना सही, वकला की बाइक कितनी बड़ी तादाद में, अब जो इलेक्ट्रॉनिक
कम से कम जो पार्किंग है ना छोटी, उसमें भी 6000 बाइक्स आ सकती हैं। वो 2-3 लगी हो, सराउंडिंग में कहीं लगी हो, तो इनका पार्किंग का मसला हल हो सकता है। पार्किंग का मसला हल होने से एक तो जगह खुल जाएगी, उसके बाद साइलिन का मसला नहीं होगा, और जो कोई इस तरह का वाकयात होते हैं क्रिमिनल किस्म के, वो भी नहीं होंगे फिर। बिल्कुल इसी तरह से है। वकला के मिसाल के हवाले से बात करें तो बहुत अच्छे से आपने निशानदेही की है कि कोर्ट रूम की तादाद कम है, और इसी के साथ साथ पार्किंग का जो मसला है वो काफ़ी दरीना मसला है, जो काफ़ी अरसे से डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल फेस कर रही है। और अगर पार्किंग के सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे डिस्पेंसरी का इशू है, और इसके साथ अगर वकला के तादाद के हवाले से बात करें, जजेस के तादाद के हवाले से बात करें, तो जाहिर सी बात है फैसलाबाद इतना बड़ा शहर है, और इतने बड़े शहर के लिए यहाँ पर एटलीस्ट इंसाफ के जो सहूलियात हैं वो फ़ौरन से मिलनी चाहिए। अगर जजेस की तादाद पूरी नहीं है तो इसे बैक टू बैक चेक करके पूरा कर लेना चाहिए। यहाँ पर मैं कैसर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी, आप उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल भी हैं, किस विजन के साथ आप जाएंगे, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, कौन से इश्यूज हैं जो फैसलाबाद के जो आप तरजीही बुनियादों पर वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो प्रोविंशियल बार कौंसिल है, जिसको हम पंजाब और अपने प्रोविंस के हवाले से कहते हैं, ये वकीलों का बुनियादी इदारा है, जहाँ पे ये फेडरल स्टैट्यू है जिसको कौमी असम्बली और सेनेट ऑपरेट करता है, उसकी लेजिस्लेशन इस लॉ की और बार काउंसिल की करती है। और ये बुनियादी इदारा इसलिए है कि जहाँ पे वकील का लाइसेंस इशू होता है, ठीक है, वकील का लाइसेंस कैंसिल होता है, वकील के खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट होती है, अगर जुडिशरी का कोई सीरियस इशू है तो वहाँ पे जो काउंसिल के मेंबरान पूरे पंजाब से या प्रोविंस से इलेक्ट होके जाते हैं वो करते हैं। और इसी तरह बहुत सी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सी तरामीम है जो वकील के लिए, वकील के इदारे के लिए, डिस्ट्रिक्ट बार्स के लिए या तहसील बार्स के लिए ज़रूरी हैं, वो की जाती है। और मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे से बहुत से बाकी रवायती इदारों की तरह ये पंजाब बार जो है ये भी अपनी कारकर्दगी जो है जिस तरह करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। अल्लाह ने अगर इज्जत दी, साथियों ने हमेशा मेरे साथ प्यार किया है, तो उसको तरजीही बुनियादों पे एक तो वकील की इंटेग्रिटी को हम प्रमोट करेंगे, वकील की ज़ात को प्रमोट करेंगे, बार कौंसिल को एक रूल ऑफ लॉ के मैकेनिज्म के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की अपलिफ्ट के लिए हम काम करेंगे, जो बुनियादी बात है। और उसमें कोई फर्क जो है ताकतवर और कमजोर का नहीं रखने हम करेंगे, ताकि सारे लोग एक पैनल में आ जाएं, उस अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाएं। और उसके अलावा जो है जो सबसे बड़ी जो बात है कि नए वकला के लिए हम जो है उसमें रिफ्रेशर्स कोर्स करवाएंगे। ठीक है, उनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए लॉ मौजूद है, बाई लॉज मौजूद हैं कि नए वकला के लिए सीनियर अकोमोडेट करे, नए वकला को कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनको बतौर इदारे में लीगल एडवाइजर रखे, उनको जो है बार कौंसिल जो है वो उनको प्रमोट करे। तो ये जब वकील को माशी इस्तेहकाम होगा तो वो माशरती तौर पर जब स्ट्रांग होगा तो फिर वो अपने पेशे की बका के लिए और अपनी ज़ात की बका के लिए बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स डेवलप करेगा जो उसको बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इंसान और बहुत बड़ा वकील बनाएगा। तो ये मेरी तरजीहात है। इसके अलावा जो है जो एज फैक्टर है, जो खास तौर पे वो उम्र हो गए हैं या उम्र रसीदा वकला है या डिसेबल हो गए हैं, तो मेरी इसमें बहुत से मेरे दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि उनकी जो है वो पेंशन का बंदोबस्त करेंगे, उनकी और उनकी फैमिली के मेडिकल को सीरियस इश्यूज जो फैटल डिजीजेज है उस पर भी हम जो है वो इलाज के लिए पूरी एक कोशिश करेंगे ताकि उनको माशरे में मोहताजी और महरूमी का सामना न करना पड़े। इसी तरह खवातीन वकला, जब मैं बार का सदर था तो मैंने अपने दौर में बहुत से लोगों ने पहले वादे किए थे, तो मैरिड खवातीन मेरे पास आई थी, तो हमने बार कौंसिल में जो है वो एक डे केयर बनाया जिसमें मेमोरेंडम लिखा है कि जब तक ये बार है यहाँ पे ये खिलौने, ये बच्चों के जितने लवाजमात और फैसिलिटीज हैं उनको मिलती रहेंगी। बिल्कुल इसी तरह तो खवातीन के लिए चैम्बर्स का भी मैंने अपने दौर में किया है, और खवातीन के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको मीट करना चाहिए, और ये पंजाब के इदारे के तहत ही जो है हम इस पर बहुत करेंगे ताकि ये सारी चीजें जो है वो प्रमोट हो सके। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा विजन है आपका, और आपने जिस तरह से वकला के मिसाल के हवाले से बात की और जो विजन के साथ आप ये बार कौंसिल का, पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन लड़ेंगे, ये वाकई अल्लाह ताला आपको इसमें इज्जत बख्शे। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और यहाँ पर एक मुतहरिक वकला की बरादरी भी मौजूद है, लेकिन वकला के हवाले से अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन्हें हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सारीन के मसाइल के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तैयब मकबूल साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमने वकला के मसाइल तो हाईलाइट कर दिए, लेकिन साइलिन जो हैं जब वो डिस्ट्रिक्ट बार आते हैं या अदालतों में आते हैं, उन्हें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? महविश, हमने देखा है कि साइलिन के बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह मौजूद नहीं है। आप कोर्ट रूम में चले जाएं, उसके बाहर भी जो बरामदा है वहाँ पे कोई बेंच लगा है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, कहीं पर पंखा नहीं है, पीने का ठंडा पानी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बार की और जुडिशरी की ये इनकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि आने वाले साइलिन को बैठने के लिए प्रॉपर जगह दी जाए, पंखा लगा हो, ठंडे पानी का इंतजाम हो। क्योंकि हमारा जो जिस तरह सिस्टम है, एक तारीख पे आए, अगर फैमिली एक आई है तारीख पे, तो उनका पूरा दिन उसी जगह पर लग जाएगा। कभी उनका वकील नहीं है, कभी दूसरी पार्टी का वकील नहीं है, कभी जज साहब कोई अहम केस सुन रहे हैं, कोई लंच टाइम हो गया, पूरा दिन चाहिए। और पूरा दिन के साथ बच्चे भी होते हैं किसी वक्त उनके, तो सिटिंग का प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। दूसरा, वहां पर आने वाले साइलिन हरगिज सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी इंतहाई नाकस है, वकला सिक्योर नहीं है, कोर्ट रूम सिक्योर नहीं है। अभी भी आप जाकर ट्रायल करके देख लें, कोई भी ख्वाब वो सादे कपड़ों में है, वो वकील की यूनिफॉर्म में और ख़ास तौर पे पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के कोई बंदा कुछ भी अंदर ले जाकर कोई भी बड़ा काम वहां पे कर सकता है। पुलिस वाले वहां पर बैठे मौजूद हैं, 6-7 गेट हैं जिला कचहरी के, वहां पर बैठे जरूर हैं, लेकिन आने जाने वाले किसी को चेक नहीं कर रहे। और बड़ा ही ईजी है कचहरी के अंदर वेपन लेकर जाना मुलजम के लिए। यही वजह है कि 2 साल में 6-7 लोग मर्डर हो चुके हैं फैसलाबाद में। कोर्ट रूम के बाहर भी मर्डर हुए हैं, कोर्ट रूम के अंदर भी मर्डर हुए हैं। सीपी ऑफिस के बाहर ऊपर तले 3 मर्डर हो चुके हैं। सिर्फ इसकी वजह ये सिक्योरिटी लैप्स है। अफसरान जो है वो रोजाना की बुनियाद पर वहां पर विजिट करते हैं, बार को सली देते हैं कि जी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी कर दी हमने। जब तक विजिट होता है तब तक सिक्योरिटी अच्छी रहती है, वही को 15-20 मिनट जब तक ऑफिसर वहां कचहरी के अंदर मौजूद है, उसके बाद फिर वही सिक्योरिटी ढीली हो जाती है और बड़े वाकयात। ये साई साहब जब सदर रहे थे, इन्होंने इस पर बड़ा काम किया था और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में उम्मीद है कि ये इस तरह की चीजों को करेंगे। कम से कम जो हम अपने एंड पे फैसलाबाद में कर सकते हैं वकला के लिए, जुडिशरी के लिए और पब्लिक के लिए, वो लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से सारिन के मसाइल के हवाले से बात करें तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन्हें फौरन से हल करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में सालिन के लिए डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में बेंच भी होने चाहिए, अदालतों में के बाहर भी बेंच होने चाहिए, ठंडे पानी की सहूलत होनी चाहिए, पंखों की सहूलत होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो अहम मसला है वो है सिक्योरिटी का मसला। हमने माजी में भी देखा है, अभी 2 से 3-4 महीने कबल की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर वाकयात हुए हैं जहाँ पर मर्डर हुआ है या जहाँ पर सिक्योरिटी जो ये फील हुई है कि यहाँ पर नाजुक जो सिचुएशन है या सूरत हाल है। इस पर कैसर साहब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूँगी कि फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो एक अहम शहर है, और अगर अदालतों के हवाले से बात करें, डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के हवाले से बात करें, तो सिक्योरिटी के वो इंतजामात नहीं हैं जो होने चाहिए थे। इस पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि जो इंसाफ के इदारे हैं और कोर्ट्स हैं और जहाँ पे एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, जहाँ पे लॉयर्स मौजूद हैं और जहाँ पे साइल मौजूद है जो अपनी पेशी में आता है और इंसाफ की दादरसी के लिए उसका मतलाशी होके आता है। इसका मतलब यह है कि उसको इंसाफ चाहिए, और जहाँ पे इंसाफ होना चाहिए उसका माहौल जो है वो कम से कम अलूफ होना चाहिए। और उसमें हाई, मैं तो ये कहता है कि हाई सेंसिटिव एरिया ये डिक्लेयर करने चाहिए जहाँ पे कोर्ट्स हैं, जहाँ पे लोगों को प्रोटेक्शन मिलनी है, जहाँ पे उनके हकूक की जो है वो पासदारी होनी है और उनके हकूक की प्रोटेक्शन होनी है। और वहाँ पे अगर सिक्योरिटी लैप्स हो, वहाँ पे अगर कोई नहाता आदमी जो कस्टडी में है, जो हैंड कफ्स में है, उसको अगर कोई आके मार दे तो इसका मतलब स्टेट किधर है, इसका मतलब कोर्ट्स किधर है, इसका मतलब आरपीओ, सीपीओ, आईजी किधर है, बाकी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज कहाँ पे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है जो इंटरनेशनली और मुल्की तौर पे हम फेस कर रहे हैं, और पंजाब में और बाकी प्रोविंसेस में और फैसलाबाद में, कि नंबरलेस कस्टोडियल किलिंग जो है हैंडकफ्स में हुई है, और उसका आज तक कोई कंक्रीट, ना कोई ठोस उनको एविडेंस दी गई, ना उन वाकयात के बाद कोई ऐसा उन्होंने प्रिवेंटिव मैयर लिया कि ताकि ये बाद में ये इस किस्म के वाकयात ना हो। अभी तक कोई ऐसा
मैटर जो है ना मैकेनिज्म को डेवलप किया। एक वाकया होता है, उस वाकया में 1 या 2 दिन हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद वही रवायती तरीका, उसके बाद वही रवायती बेहिसी का सिलसिला। तो ये मैं समझता हूँ कि कानून पे और कोर्ट्स पे खास तौर पे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये ऐसा इशू है, इस पे कम से कम ये वाकयात होना चाहिए ही नहीं, ताकि अदालतें जो हैं ये अमन की अलामत है। बल्कि वो फरमान है हजरत अली का कि माशरे जो है वो कुफर में रह सकते हैं, जुल्म में नहीं। और खास तौर पर सेकंड वर्ल्ड वार में जो चर्चा ने कहा था कि हम ये शिकस्त नहीं हमें होगी, क्योंकि हमारी कोर्ट्स जो है वो इंसाफ डिलीवर करती है। तो इसका मतलब ये है कि इंसाफ जो है ये मजबूत और बुनियादी इकाई है, और इंसाफ का मतलब ये है कि ये मुसावी हकूक लोगों को मिलेंगे, और देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड सोशल एस्पेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि जिसमें अभी तक किसी के, जो इन्होंने कहा कि वहां पे बैठने की जगह नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, वहां पे मैं समझता हूं इनह्यूमन ट्रीटमेंट है लोगों के साथ। इंसाफ उसने लेना है, वो कोर्ट ऑफ लॉ का एक अपना एक मैकेनिज्म है कि किसके हक में कोई फैसला करती है, लेकिन जो बतौर इंसान वहां पे आए हैं उनको इंसानी हकूक मिलने चाहिए, उनको माशरती हकूक मिलने चाहिए, उनको सोशल इंटेग्रिटी के साथ कोर्ट्स में पेश होना चाहिए, ताकि उनको वो जो एक महरूमी है उसका एक अंसर जो है उनके दिमाग में ना आए। तो ये सारी चीजें जो हैं अल्लाह ने इज्जत दी, तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको रेज भी करेंगे, प्रमोट भी करेंगे, और इसमें साइल जो है सबसे पहले को किस बुनियादी इकाई जो है इंसाफ में, कोर्ट्स में और वकला में, वो लिटिगेंट है जिसको हम साइल कहते हैं, उसको प्रमोट करेंगे और कोर्ट्स को भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमारा जो सीपीसी जिसको हम ज़ाब्ता दीवानी कहते हैं ये अंग्रेज के दौर का चल रहा है 1908 का, और उसमें तरामीम की जरूरत है, डिले ना हो, और इंसाफ में ताखीर जो है वो अदरवाइज नाइंसाफी है। बिल्कुल, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे जो इस्लामी फलाई मुमलकत का आईन पाकिस्तान है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि इंसाफ हो, इंसाफ फौरी हो, सस्ता हो और दहलीज पे हो। और इंसाफ खूबसूरत तरीन इकाई है जिस मुल्कों में इदारे इंसाफ डिलीवर करते हैं और बगैर खौफो खतर के अगर डिलीवर करते हैं तो वहां पे इलीगैलिटीज बहुत कम होती है, वहां पे गासिब जो है वो शब खून नहीं मार सकता, वहां पे लोगों की इज्जत और जो है जात जो है वो बहुत प्रोटेक्टेड और बड़ी ब्लेस्ड होती है। तो ये सारी चीजें जो है हम कोशिश करेंगे, जिस फोरम पे हमें मौका मिला, जो हमें चीजें प्रोवाइड की गई उसके मुताबिक हम डिलीवर करेंगे ट्रांसपेरेंटली, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फेथ और क्लास और कल्चर। बिल्कुल इसी तरह से है कि वकला को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए, और साइलिन जो वहाँ पर मुकदमे के लिए आते हैं या मुकदमा सुनने के लिए आते हैं या इंसाफ के मुंतज़िर हैं, तो उनके लिए भी सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी और पीने का साफ पानी और बैठने के लिए बेंचों का इंतज़ाम करना ये किसी भी इंसान के बुनियादी हकूक़ में से हकूक़ हैं। तो इनको फ़ौरी तौर पर इस इशूज़ को देखना भी चाहिए और इस पर हल भी होना चाहिए। यहाँ पर तैयब मकबूल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, यंगस्टर के हवाले से बात करें, यंग वकला के हवाले से बात करें तो बहुत मसाइल हैं। एक तो फाइनेंशियली वो उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो डिपेंडेंसी होती है उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर चैम्बर्स के हवाले से बात करें तो चैम्बर्स काफ़ी भारी कीमत पर मिल रहे होते हैं। आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं? मैं देखें, एक वक्त था बहुत कम लोग इस फील्ड में आया करते थे, साल बाद चंद लोग LLB करके और या बाकायदा प्रैक्टिस में आया करते थे, लेकिन अब सैकड़ों की तादाद में सालाना यंगस्टर इस फील्ड में आ रहे हैं। बड़ी ये बावकार, बड़ी अच्छी फील्ड है, लेकिन अब उनके आने पे चैम्बर्स का बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल इसी तरह से चैम्बर का मसला बहुत ही बड़ा है। तैयब मकबूल साहब, इस पे मैं मजीद भी आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी, क्योंकि यंग वकला के हवाले से अगर बात करें तो वो फैसलाबाद को या पाकिस्तान को इंसाफ डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन इनके मसाइल हल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर फर्दर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। में वंस अगेन खुश आमदीद। किसी भी सोसाइटी की अवलिन तरजीह होती है इंसाफ, और जो इंसाफ को फराहम कर रहे हैं उनके बुनियादी हकूक़ का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर ही जो है इंसाफ वो किसी भी सोसाइटी में परवान चढ़ता है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद में जो यंग वकला हैं उनके क्या मसाइल हैं, क्योंकि यंग वकला का सबसे बड़ा मसला, तैयब मकबूल साहब, मैं ये देखती हूँ कि वो डिग्री से फारिग होते हैं तो आगे ही डिग्री पे इतना पैसा खर्च करके वो LLB की डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि चैम्बर काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। आप इस इशू को किस तरह से देख रहे हैं?
आपकी बात ठीक है, चैम्बर काफ़ी महंगे हैं। दूसरी बात, नए चैम्बर बनाने के लिए एक तो जगह नहीं बची, दूसरा नए चैम्बर जो रिसेंटली बने हैं कुछ सालों में वो तमाम अलाट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो सबसे बड़ा यंगस्टर का मसला समझता हूँ वो ये कि किसी भी फील्ड में अब जो सोसाइटी में हमारे चल रहा है, सीखने का रुझान भी नहीं है और सिखाने का रुझान भी नहीं है। जो नए वकला जिस तादाद में आ रहे हैं उनमें सीखने का रुझान कम है और माल से सिखाने का रुझान भी कम है। मैं आपको उसकी मिसाल दे रहा हूँ। हमारे जो नए वकला आते हैं उनकी कोई बाकायदा बार की तरफ से ट्रेनिंग नहीं हो रही, अदारे की तरफ से कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही। वो किसी सीनियर के पास बैठ के ट्रेंड हो जाए तो हो जाए। अब शाही साहब के माशाल्लाह बड़ी लंबी तादाद है जो उनके जूनियर जो उनसे सीखते हैं, लेकिन बार के एंड पे ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्रेशर कोर्सेज बार के एंड पे फैसलाबाद में नहीं हो रहे। रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत आपको हर एज में रहती है। आए रोज एक नया फैसला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे रहा होता है, आए रोज हुकूमत नया एक्ट लेकर आती है, उन चीजों को सीखने की जरूरत है, लेकिन बार के एंड पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके हवाले से मजीद, चूंकि साहिब साहब सदर भी रहे हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मेरे पंजाब बार काउंसिल भी होंगे, ये इस पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं कैसर साहब से भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। और बिल्कुल आपने एक बात बहुत ही बेहतरीन की है कि जो सीखने सिखाने का अमल है वो कहीं पर भी नहीं रुकता है और फ्रेशर सेशन जो है वो लाजमी होने चाहिए। यहाँ पर कैसर साहब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक सीनियर का सिखाना बहुत ज़रूरी है और एक फ्रेशर का सीखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में अगर ऑफिशियली फैसलाबाद के सिनेरियो के हवाले से बात करें तो ऑफिशियली ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं? असल में काफ़ी अरसे से वकला तहरीक के बाद जब कभी दौर था मेडिकल का और इंजीनियरिंग का तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरिट और नंबर जो है वो कंसिडर किए जाते थे। आजकल तो माशाल्लाह लॉ में जो क्राइटेरिया और लॉ का जो टेस्ट का और सारा जो है अब तो वो सारा उसी क्लास का है और इस वजह से नए वकला, यंगस्टर वकला इस पेशे को ज्वाइन करें। मैं तो आज भी बड़े यकीन से कहता हूं, देखो दुनिया में यकीन, मेहनत, अल्लाह की रहमत, ये जिंदगी में असबाब हैं कामयाबी के। अब सवाल ये है कि जिस पेशे ने इज्जत कम देनी है, बंदे ने, इंडिविजुअल ने, लॉयर ने उस पेशे को इज्जत देनी है। अब उसके लिए क्या है? डेडिकेशन, उसके लिए उसकी हार्ड वर्किंग, उसके लिए उसका तजस्सुस, उसके लिए उसका मैकेनिज्म कि मैंने सीखना है, मैंने आगे बढ़ना है और मैंने पढ़ना है और मैंने नए नए लॉ को मीट अप करना है। उसके लिए मैंने सीनियर से पूछना है, मैंने जजेस से पूछना है, मैंने आर्गूमेंट्स रेज करने हैं। तो ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। वैसे तो ओवरऑल सोसाइटी में डिक्लाइन है, वो खा वो साफत हो, खा वो वकालत हो, खा वो शायरी हो, खा वो लिटरेचर हो। हम जमाने में बहुत सारी चीज़ों को तरक्की की सूरत में ले चुके हैं, लेकिन बहुत सारी इखलाकी गिरावट और बहुत सारी इखलाकी तनज़ली और नवाल में भी जा चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैं कभी कभी महसूस करता हूँ वो है एक किताब, हम किताब से दूर हो गए और दूसरा बड़ों के अदब से दूर हो गए, जहाँ पे रिस्पेक्ट कम हो जाए, क्योंकि दुनिया में जितना फैलाव है ये किताब का है और किताब है इल्म। और वैसे भी जो पहली वही है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इकरा बिस्मिल्लाह, वही वो इल्म की बुनियाद थी कि आपने इल्म हासिल करना है। और इल्म जो और इसी तरह खास तौर पे वकील, मैं ये कहता हूँ कि वकील माशरे का वो एक बहुत कामयाब और बहुत मुनज़्ज़म और बहुत मुनफरद इंसान है जो इस एट्रॉसिटी के दौर में, इलीगैलिटी के दौर में और नाइंसाफ़ी जहाँ बार बार हो रही हो उसके लिए, साइल के लिए एक कानूनी और आइनी जंग करता है और जजेस को वो कन्विंस करता है अपने मुकदमे के लिए या उस साइल की कामयाबी के लिए। तो इसके लिए वकील को ये बात सही है किसी हद तक कि बार काउंसिलें, लेकिन जब जब बार काउंसिलें रिफ्रेशर कोर्सेज का कहती हैं वहाँ पे उनकी तादाद नए वकला की ना होने के बराबर होती है। और बहुत सारे सीनियर जो हैं वो डिलीवर करते हैं अपने जूनियर्स को केसेस की सूरत में, आर्गूमेंट की सूरत में, केसेस की तैयारी के सिलसिले में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने इस प्रोफेशन को टाइम दिया और डेडिकेशन दी, और मैं तो ये कहता हूं कि ये एक पूरी जिंदगी के वक्फ करना जो है वो जरूरी हो जाता है, वो लोग कामयाब हुए वकालत में भी और बतौर इंसान भी। तो इसलिए इंसाफ के लिए जो वकील है उसको कानून से बाकायदा तौर पे जो है सर वो सारी चीज़ों का इदराक, शऊर और फहम होना चाहिए ताकि उसमें किसी किस्म का नक्स ना हो
ताकि वो नक्श जो है साइल की नाकामी की सूरत में ना चला जाए। बिल्कुल इसी तरह से है। आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं कि लाइफ में डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कोई भी फील्ड है, टाइम टेकिंग है, आप टाइम मांगती है, आपका हार्ड वर्क मांगती है, आपकी एक जहदोजहद है वो मांगती है, एक तसलसल के साथ मांगती है। तो इसमें यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर वकला हैं, कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर लें तो उसमें आपको एक लंबा सफ़र तय करना होता है अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कैसे साहब आपसे मज़ीद भी इस बारे में जानना चाहती हूँ कि जो लोग LLB में जाना चाह रहे हैं या इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, इसे बतौर प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने अंदर डेडिकेशन, हार्ड वर्क और एक कंसिस्टेंसी जो है, इन 3 रूल्स को अपनाकर अपनी जो लाइफ है उसे डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? देखिए, इसमें चूंकि ये पेशा इल्म से वाबस्ता है, तो इसलिए मैं तो सर ये कहता हूँ कि देयर इज ए नो रॉयल रोड टू लर्निंग। क्या गुजरी है कतरे पे गोहर होने तक, ये एक सब्र का एक सिलसिला है जो आपने लफ्ज़ों को कशीद करके कोर्ट्स में अपने ख्याल को, अपनी ओपिनियन को और अपने आर्गूमेंट्स को कोर्ट के सामने रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो बात है, एक तो आपका नीयत, आपका इरादा, आपकी डेडिकेशन, आपकी हार्ड लेबर, आपकी स्टडी, आपकी अंग्रेजी, आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए और आपकी प्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एग्जाम्पलरी हो। लोग जो है जजेस खास तौर पे मुतासर हो, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, किताब से पढ़ना पड़ेगा, आइन से पढ़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स डेली मुख्तलिफ इशूज पे आते हैं जो तशरीह करते हैं, उसके मुताबिक जो है सर वो नए कवानीन आते हैं, लेजिस्लेशन होती है। तो वकील तो मैं समझता हूँ कि वो उसको रियाजी भी आनी चाहिए, उसको तसव्वुफ भी आनी चाहिए, उसको फलसफा भी आना चाहिए, उसको आइन भी आना चाहिए, उसको मजहब भी आना चाहिए। तो वो तो माशरे का बहुत इल्म वाला और दलेर और एतमाद वाला होता है, जो इस सूरत में हो सकता है कि जिसमें उसके पास इल्म जरूर हो, उसके पास नीयत जरूर हो कि मैंने इस पेशे को इज्जत देनी है, क्योंकि इस पेशे ने उसको इज्जत बहुत दे दी है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि कोई आपके पास थका हारा, बिल्कुल नहत्ता, बिल्कुल मासूम मजलूम आ जाए तो कहे जी मेरी मदद करे। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ा वकील के लिए एजाज है। जैसे सहाफत में कोई बंदा है, वो एक खबर जो है वो उसको ब्रेक करता है जिसमें बहुत सी मेगा स्कैम, तो ये मैं समझता हूँ कि इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एक निज़ाम जो है वो इंसाफ का है, और इंसाफ के इदारों को और इंसाफ के बाकी जितने कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। इसी तरह से है जो सहाफत है या वकालत है, एक जिम्मेदाराना फील्ड है और इसमें हर कोई जो है अगर अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। आज प्रोग्राम में बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किस तरह से वकला के जो मसाइल हैं हल करने में मावन किरदार अदा कर रही है। वकला के मसाइल पे भी डिस्कशन हुई, यंगस्टर वकला के हवाले से भी बात हुई, ख़वातीन वकला के क्या मसाइल हैं इस पर भी डिस्कशन हुई। तो तैयब मकबूल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल के हवाले से बात करें तो वो किस तरह से वकला के जो मसाइल है हल करने में मावन किरदार अदा कर सकती है। अभी मैम जो हमारी अब होते दरान डिस्ट्रिक्ट बार के, वो बड़े एनर्जेटिक और बड़े विजनरी हैं। साहब भट्टी साहब बड़े सीनियर कानूनदान हैं, पहले भी होतेदार रहे हैं, अब सदर हैं, पहले सेक्रेटरी भी रहे हैं। उनका बड़ा क्लियर विजन है और जो भी हम बात करके हटे थे सिक्योरिटी की, उस पर उनका बड़ा फोकस है। वो रोजाना की बुनियाद पर राब्ता करते हैं पुलिस अफसरान से कि हमारी सिक्योरिटी बेहतर बनाई जाए। हमारी सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पब्लिक की सिक्योरिटी होगी, कोर्ट्स की सिक्योरिटी, जजेस की भी सिक्योरिटी होगी। जिस तरह साहिब साहब ने कहा कि इसको तो रेड जोन करार देना चाहिए। एक तरफ कचहरी है, उससे 20 फुट के फासले पर सामने अदालतें हैं, उसके बिल्कुल साथ डीसी ऑफिस है, सीपीओ ऑफिस है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच है। मतलब बड़ा वहाँ पे एक बड़े इम्पोर्टेंट अदारे हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनकी प्रीमिसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो अब जो हमारी ओहदेदारान है वो उस पर बड़ा फोकस रखे हुए हैं। यंगस्टर के लिए अब उस पर बात चल रही है, चैम्बर्स के लिए चैम्बर नए बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह साहिब साहब के दौर में ख़वातीन वकला को अलग से एक इन्होंने रूम्स, एक अलग से डे केयर सेंटर भी दिया था और बच्चों के लिए उसको मज़ीद अपग्रेड भी किया जा रहा है।
सही है, और वाकई ही इन बातों पे जो है काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी का इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंगस्टर वकला के हवाले से चैम्बर्स का जो इशू है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कैसे साहब फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, तीसरा बड़ा शहर है। हम हाई कोर्ट बेंच के हवाले से बात करें, हमने देखा है बहावलपुर में है, रावलपिंडी में है और दीगर शहरों में, लेकिन फैसलाबाद में अब तक हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं बना? ये वाकई बड़ी बदबख्ती की बात है कि फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है और पाकिस्तान का सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो सिटी है, जहाँ पे बहुत सारा गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, वो फैसलाबाद से जा रहा है। और फैसलाबाद जो है इसमें पंजाब का जो सेकंड नंबर पे जो केसेस की पेंडेंसी है वो 45% से ज़ायद बनती है, जो फैसलाबाद डिवीज़न जो है उनके लोगों की है, उनके साइलों की है। और फैसलाबाद डिवीज़न जो है ये तकरीबन 1.5 करोड़ के अवाम का डिवीज़न है और उसमें जो है जो इग्नोरेंस है, इसका मतलब सर ये है कि हमारा जो बुनियादी आइन है उसका मेमोरेंडम सर ये है, कहते हैं कि डिवीजनल हेडक्वार्टर पे हम बेंच देंगे। बेंच देने का ऑब्जेक्ट क्या है? इंसाफ। इंसाफ का ऑब्जेक्ट क्या है? मुसावात। और साइल को उसके घर पे उसकी आसानी के लिए, उसकी स्पीडीनेस के लिए बेंच दिया जाएगा ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो, ना माशरती मुश्किलात हों, ना माशी मुश्किलात हों और ना ही इंतज़ामिया जिस जिस शहर में हाई कोर्ट का बेंच है वहाँ पे एग्जेक्टिव अथॉरिटी इलीगल काम नहीं करती, वहाँ पे इलीगल एलिमेंट्स जो हैं वो किसी एंगल से जो है सर वो इस तरह की करते। तो इंसाफ के लिए बेंच का होना, तो मेरा ख्याल है ये अरसा दराज से फैसलाबाद डिवीजन जो है और ख़ासतौर पे फैसलाबाद के लोग तो 25-30 साल से हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इसमें स्ट्राइक भी कर रहे हैं, हमने काफ़ी अरसा कोर्ट्स भी बंद रखी और बहुत सारे और जेन्युइन तौर पे हमने उनकी तादाद जो केसेस की पेंडेंसी के हवाले से थी वो भी भेजी और उसमें ख़ास तौर पे हाई कोर्ट के बेंच के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कोई पैसे नहीं चाहिए, उसके लिए तो एक बिल्डिंग चाहिए, अमला चाहिए और जजेस की चाहिए ताकि वो वहाँ पे करे। लेकिन आज तक किसी हुकूमत ने, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ने, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सैंक्शन करना है वज़ीर आज़म ने, ये सदर पाकिस्तान की अप्रूवल होनी है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती है वो रिकमेंडेशन होती है लेकिन थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो होती है। तो उसमें आज तक किसी ने फैसलाबाद को, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि फैसलाबाद के जितने सियासी लोग थे जिनके पास बड़े बड़े ओहदे थे, जिनके पास बड़ी बड़ी मुतलका और बड़ी अहम वजारतें थीं, उन्होंने भी जितना रोल प्ले करना चाहिए था इस पर्पज़ के लिए वो नहीं किया। और हमने तो, जब मैं 2016 से 17 तक सदर था तो हमने इसमें सिविल सोसाइटी को, जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, प्रेस क्लब था, हमने सबसे इस्तदा की थी कि ये वकील का एक्चुअली मसला नहीं है, ये बेसिकली साइल का मसला है। इसमें जो बेनिफिशरी है वो साइल है, उसमें बेनिफिशरी वकील नहीं है हाई कोर्ट के बेंच में। और जो माशरे में जो पेचीदगियाँ आ रही हैं, जो लोगों की सफरिंग है कि सुबह 4 बजे बेचारा जाता है साइल, वहाँ पे होटल में नाश्ता, गाड़ी, और 10 बजे वहाँ पे जाके कहता है केसेज अर्जन हो गए हैं या जज साहब उठ के चले गए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा एलिमेंट है जिसको वो कोई बंदा, जवाब ही कोई नहीं है कि यहाँ पे बेंच कोई नहीं है। बाकी जो पंजाब में जो आपने जिक्र किया, बावलपुर छोटा शहर है, मुल्तान छोटा शहर है, रावलपिंडी बेंच है वो छोटा शहर है, रावलपिंडी से 15 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसको दे दिया गया। तो ये हमारे साथ जो है सर ये रवायती बेहिसी है। तो इसके लिए हम तो इसकी बाबत जो है इस इंसाफ के लिए या हाई कोर्ट बेंच की क़याम और तशकील के लिए आवाज़ उठाते थे, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। ये हमारा बुनियादी इंसानी मसला है कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वहाँ पे लाकानूनीयत है और वहाँ पे तागूती ताकतें होंगी जो गैर कानूनी अनासर को प्रमोट करेंगी। तो इसलिए बेंच जो है ये हमारा फैसलाबाद डिवीजन का बुनियादी आइनी मसला है जिसको जो है अरबाब इख्तियार या हाई कोर्ट के जो भी शक्ल हो उनको देना चाहिए ताकि माशरे में गैर इंसानी सलूक जो है वो ना हो। बिल्कुल इसी तरह से फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो साइलिन का जो मसला है, उन्हें रोज़ाना अगर भी किसी मुकदमे की गर्ज से जाना पड़ता है तो लाहौर जाना पड़ता है, जिससे पूरा टाइम, पूरा दिन जो है उनका उसी मुकदमे की बंद हो जाता है, नज़र हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। वकला के हवाले से बात करें तो वकला के भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी इंसाफ के हवाले से बात हो तो
इंसाफ किसी भी सोसाइटी की अवलिन तरजीह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कैसर नज़ीर साइद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल साहब ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। इंसाफ जो है वो बहुत ज़रूरी है और इंसाफ के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इसे मज़ीद तेज़ रफ्तारी से करने की ज़रूरत है। अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। आजकल की अगर नौजवान नस्ल के हवाले से बात करें तो पूछते हैं कि आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है, तो मोस्टली जो यूथ है उनका यही सवाल या यही जवाब होता है कि हम स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन जब स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करें तो ये प्रोसीजर इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। आपको ये नहीं पता होता डॉक्यूमेंट्स किस तरह से रेडी करने हैं, स्कॉलरशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंग्लिश टेस्ट कौन सा करना है, और ऐसे बेशुमार क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में आते हैं और जिन्हें आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब कंसल्टेंसी के हवाले से बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कंसल्टेंसी में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इसे बतौर बिजनेस बनाया हुआ है, लेकिन वो स्टूडेंट को सही गाइड नहीं करते। लेकिन आपकी जो आज के ये सारे सवाल हैं, अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी सारी क्वेरीज आज के प्रोग्राम में दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान। उन्होंने हमें प्रोग्राम में सबसे पहले ज्वाइन किया है फ़ारूक आफ्ताब साहब ने। आप CEO हैं स्टडी काउंसलर की। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू सो मच। उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सुमैरा कदीर ने, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं स्टडी काउंसलर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दी प्रोग्राम। सबसे पहले सर मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि मुझे ये बताएं कि स्टडी काउंसलर का विजन क्या है, क्योंकि जैसे मैंने भी बात की है कि कंसल्टेंसी के हवाले से बात करें, स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करें, तो बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड में। वो कौन सी चीज़ है जो स्टडी काउंसलर को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है? जी वंस अगेन थैंक यू सो मच। और ये टॉपिक जो है वो स्टडी अब्रॉड या काउंसलिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी यूथ के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, जहाँ बहुत सारे आपके पास ऑप्शन बेशुमार हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट मार्केट में आ गए। आपका जो क्वेश्चन था कि स्टडी काउंसलर्स का विजन क्या है, तो इसका प्योरली विजन एजुकेशन है, क्योंकि मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्व किया है फैसलाबाद में ऑल द रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़, और यही क्योंकि मैं खुद बाहर से पढ़ के आया था। तो वाइल आई वाज टीचिंग, तो उस वक्त भी स्टूडेंट जो है वो गाहे बगाहे पूछते थे कि सर हमने कौन से कोर्सेज में जाना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटीज़। तो यही जो क्वेश्चन थे, यही मैं जो सोच का जो है वो बना के मुझे जो है वो इसमें आना चाहिए, ताकि मैं स्टूडेंट्स को सही से गाइड करूँ। और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एज ए स्टूडेंट ओवरसीज़, वो मैं ट्रांसफ़र करूँ स्टूडेंट को। और स्टूडेंट को कहीं ना कहीं जो है वो मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया था एट दैट टाइम व्हेन आई वाज देयर एज ए स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को सही तरह से गाइड नहीं किया जाता। बहुत सारे कंसल्टेंट्स बहुत बड़ी फर्म्स बना के बैठे हुए एज ए बिजनेस, लेकिन उनका खुद का एक्सपोजर उस तरह से नहीं है, और ना वो कभी खुद से कभी बाहर गए हैं, ना उनका स्टडी का बैकग्राउंड है। सो दे डील कंसल्टेंसी प्योरली एज ए बिजनेस। विद मी स्टडी काउंसलर्स, ये विजन मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्टूडेंट को सही गाइडेंस करें, स्टूडेंट को जो है वो उनका कैरियर काउंसलिंग पे फोकस करें। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जब वो अपने स्टडी अब्रॉड के ऊपर बहुत अच्छा एक्सपेंस जो है वो लगा रहा है, मिनिमम इफ वी गेस 50-60 लाख रुपीस उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। दिस इज इन्वेस्टमेंट आई कॉल। वाई इन्वेस्टमेंट? क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसकी फ्यूचर पे है। ये 50-60 लाख सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसका यूके का या ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का वीज़ा लग गया। नो, इट्स नॉट अ वीज़ा फी, इट्स अ इन्वेस्टमेंट ऑन योर फ्यूचर। तो स्टूडेंट अपने घर वालों को, आई नो कि हमारे स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड क्या होता है, उनके एम्बिशन क्या होते हैं, तो मेरा फोकस यही है कि स्टूडेंट जब कौन सी यूनिवर्सिटी उसके लिए सूटेबल है, एंड देन उसके लिए कोर्सेज कौन से सूटेबल हैं, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसने जाके उसके लिए प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वर्क प्रायोरिटी होगा या स्टडी प्रायोरिटी होगी। क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, वो सारे एक्सपीरियंस स्टूडेंट को पास ऑन करते हैं कि वो अल्टीमेटली अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, वेदर इट्स इन द यूके और समवेयर एल्स इन द कंट्री। बिल्कुल, इसी तरह से आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि जब भी स्टडी अब्रॉड के हवाले से बात करें तो ये एक प्रोसीजर नहीं है, ये एक डिसीजन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट जो अपने फ्यूचर को लेकर करते हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर आपको रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप जिनके हैंड ओवर अपना केस कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या वो आपको सही गाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जब भी आप स्टडी अब्रॉड का डिसीजन लेते हैं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो आप ये लाजमी देखें कि आप जिनसे प्रोसेस करवा रहे हैं
क्या वो ऑथेंटिक हैं, क्या उनकी अपनी रिसर्च अच्छी है या नहीं है। यहाँ पर सुमेरा कदीर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं, करियर काउंसलर भी हैं, तो कौन सी कंट्री है स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जब वो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहें? थैंक यू सो मच मिस महविश फॉर हैविंग अस ऑन योर स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्टूडेंट के अपने फ्यूचर प्लान के ऊपर, क्योंकि एक स्टडी काउंसलर का मोस्टली एम्फेसिस इसी चीज़ पर होता है कि स्टूडेंट वही सक्सेसफुल है जो अपनी सर्च हिस्ट्री को खुद सर्च आउट करके आए, अपना फ्यूचर प्लान खुद ड्राफ्ट करे, ना कि कोई काउंसलर उसको जो है ना वो एक रिटन स्क्रिप्टेड दे दे जिसके ऊपर उसने लेके चलना है। तो माशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने एजुकेटेड हैं, वो अपना खुद एक फ्यूचर प्लान जो है उसको अलाइन करते हैं कि अब नेक्स्ट हमने अगर इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है तो नेक्स्ट हमने फर्दर स्टडीज़ के लिए कौन सी कंट्री को ऑप्ट करना है। इस वक्त जो मार्केट में अगर हम बात की जाए तो मेरा ख्याल फॉर अंडर ग्रेजुएशन स्पेशली आपके पास यूरोप के अंदर साइप्रस बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर तो आप जाना चाह रहे हैं फॉर मास्टर्स तो यूके आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है यूके को चूज़ करने की कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट की 1 साल की डिग्री है, वो 1 साल की डिग्री जैसे कंप्लीट करेगा तो उसको PSW के सूरत पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिनका आइडिया सभी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है कि उसको वो यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। यूके जैसी वास्ट कंट्री के अंदर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए एक टाइम फ्रेम मिलता है और जिसको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि आपका करियर जो है आप उसको एक अच्छी स्ट्रेंथ दे सकें, और जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो आपके पास इतनी स्किल्स हों, आप इतने स्किल्ड हों कि आप यहाँ पे अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करें, एक कंट्री को अपनी कंट्री को भी सर्व करें, एक कंपनी लॉन्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंक्रीज करें। तो मेरा ख्याल है यूके इस वक्त जो है वो बेहतर ऑप्शन चल रहा है, बट अगेन टोटली डिपेंड ऑन अ स्टूडेंट्स पर्सनल प्रेफरेंस, और उनको कंप्लीट करना हमारी स्टडी काउंसलर्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उनका अपना प्लान है उसको किसी तरीके से भी बैकअप पे ना रखा जाए, और जो स्टूडेंट पर्सनली चाह रहा है उनको उसी के अकॉर्डिंगली गाइड किया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर सुमेरा मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि हम देखते हैं कि स्टडी अब्रॉड आजकल हर नौजवान नस्ल में हर किसी का एक ख्वाब है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब वो करियर कंसल्टेंट के पास जाते हैं अपना एक विजन लेकर, लेकिन उन्हें मोल्ड करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है उसकी डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो मोस्टली ये प्रेफरेंस दी जाती है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चले जाएं, आप बिजनेस में चले जाएं। तो यहाँ पर कोर्स रेलेवेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर स्टूडेंट सही डायरेक्शन में है उसे मोल्ड क्यों कर रहे हैं? जैसे कि सर फारूक ने पहले भी कहा कि आप ये कोई स्टडी अब्रॉड के लिए जाने रहे, बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन योर कंप्लीट फ्यूचर। तो आपकी करियर, आपकी जो कोर्स रेलेवेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गलत करते हैं अगर तो एजेंट्स जो हैं, जो काउंसलर्स हैं, वो आपका कोर्स मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपका बैकग्राउंड ही क्लियर नहीं है, वो एक स्मूथ वे में नहीं चल रहा, तो आप कभी किसी भी तरीके की वाइट कॉलर जॉब जो है वो सिक्योर नहीं कर सकते। तो अपने करियर को कभी भी स्विच नहीं करना, जो जिस काम में आप बेहतर हैं उसी के अंदर मजीद बेहतर होने की आपने कोशिश करनी है। तो ये जो स्विचिंग है ये आपको बहुत बड़ा ड्रॉबैक दे देती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से एक ही फील्ड के अंदर काम करते जा रहे हैं तो फिर पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ कंट्री स्टडी अब्रॉड आप जिस मर्जी कंट्री में चले जाएं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम शुरू से यही बात करते आ रहे हैं, और स्टडी काउंसलर का मेन मोटिव भी यही है कि आपने इंटेलेक्ट को प्रमोट करना है। थोड़ा सा ग्लैमराइज को साइड पे करके आपने इंटेलेक्ट को प्रमोट करना है। एक उस फील्ड के अंदर बच्चों ने जो है वो इक्विप्ड होना है, अपनी स्किल्स सीखनी है जो ना सिर्फ उनके लिए बेहतर है बल्कि उनकी मेन कंट्री के लिए बेहतर है, क्योंकि इन दी एंड वी ऑल आर पाकिस्तानी, तो हम पाकिस्तान को कभी भी बैकअप पे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल इसी तरह से। तो जब स्टूडेंट अपनी कंसिस्टेंसी के थ्रू ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेगा तो उसको इस चीज़ का आइडिया होगा, वो एक ही स्किल के अंदर जो है वो फुली इक्विप्ड हो जाएगा, तो फिर वो दूसरी कंट्री भी उनको रिकग्नाइज करेंगी और उनकी अपनी कंट्री भी रिकग्नाइज करेंगी। तो पर्सनली स्टडी काउंसलर या मेरी अगर बात की जाए तो मैं स्विचिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और स्टूडेंट मोल्ड वही होगा जिसकी अपनी नॉलेज में कोई कमी होगी। अगर आप अपनी रिसर्च करके जाएंगे कंसल्टेंट के पास तो आपको कोई भी मोल्ड नहीं कर सकेगा। बिल्कुल इसी तरह से है, और कोर्स रेलिवेंसी के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी कोई स्टूडेंट डिसीजन लेता है कि उसने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है तो वो अपने खुद से एक रिसर्च करे कि उसके जो इंटरेस्ट क्या है, उसका करियर गोल क्या है, और कौन सी डिग्री जो है उसे सपोर्ट कर सकती है। लेकिन मैं देखती हूँ कि जब स्टडी अब्रॉड के हवाले से हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लान कुछ और होता है, बट वो करियर कंसल्टेंट के पास जाता है और बगैर किसी तहकीकात के वो अपना कोर्स जो है चेंज कर लेता है, और फिर जब वो आउट ऑफ कंट्री जाता है तो उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपका भी विजन काफ़ी ज़्यादा क्लियर है स्टडी काउंसलर को लेकर, इसके साथ साथ ये बताएं कि स्टडी काउंसलर के ऑफिस कहाँ पर मौजूद हैं? जी, हमारे ऑफिस इन ऑल द बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें फैसलाबाद, क्योंकि वी बिलोंग टू फैसलाबाद इज़ आवर हेड ऑफिस फॉर द पाकिस्तान। और इसके अलावा हमारा ऑफिस लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, दैन वी हैव ऑफिस इन चिन्योट एंड सरगोदा आल्सो। तो हमारे सारे बिग सिटीज़ कवर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
और जितनी भी हमारी काउंसलिंग है वो सारी बिल्कुल वेल कनेक्टेड है। प्रोजेक्ट मैनेजर में सुमेरा कदीर सारे जितने भी ऑफिसेज हैं उनको देखती है। प्लस अगेन वही बात हमारी कि विजन क्या है। विजन में हम जो है मेक श्योर करते हैं इट्स नॉट अबाउट ऑफिसेज कि हमने कितने ऑफिसेज खोल लिए, इट्स अबाउट के हमारे वो वाले ऑफिसेज इसी विजन को लेके चल रहे हैं। दैट्स द क्राइटेरिया। और उसी क्राइटेरिया पे हमारे जो है वो सारे ऑफिसेज जो इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में ओपन हुए हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल बिलोंग्स टू एजुकेशन जस्ट लाइक मी। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में सर्व किया, इसी तरह हमारे लाहौर ऑफिस में, हमारे इस्लामाबाद कराची ऑफिस में दे हैव द एजुकेशन बैकग्राउंड और दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड और इंटरनेशनल एजुकेशन। तो वो जो आपका क्वेश्चन था कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना कैरियर क्यों स्विच कर जाते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर किसी ने आईटी पढ़ा है तो वो इररेलेवेंट डिग्री में क्यों जाते हैं, तो हमारा फोकस ये होता है कि हमने स्टूडेंट को सही काउंसिल करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोसाइटी में कंसल्टेंट को जो है वो एक इस तरह से समझा जाता है कि शायद जो है वो इनका कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। ये भी बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ काउंसलिंग की भी शदीद फुकदान है। जेन्युइन कैरियर काउंसलिंग का जो हमारा आप कह लें कि जो फील्ड है वो मिसिंग है। जेन्युइन जो कैरियर काउंसलर्स हैं जो बच्चे को सही गाइड करें। तो हमने अपने जितना भी स्टाफ मेंबर हैं उनको ट्रेन किया है कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट क्या है, एंड देन दे नीड टू डिसाइड, नॉट वी डिसाइडेड कि आपके लिए ये कोर्स और ये यूनिवर्सिटी ही बेहतर है। क्यों? शायद हमारा कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट जिसकी है उसी को डिसाइड करना चाहिए। हम जो है वो एज ए कैरियर काउंसलर उनको सजेशन दे सकते हैं, उनको सही मशवरा दे सकते हैं ताकि वो अपना जो है वो जो डिसीजन है वो सही से चूज़ करें। बिल्कुल इसी तरह से सही एडवाइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी अब्रॉड जो है ये टाइम टेकिंग डिसीजन भी है। जाहिर सी बात है, आप अपनी कंट्री से, अपने अपनों से इतने दूर जाकर अपना एक फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोशिशें करते हैं, और ऐसे में अगर आप कोई रॉन्ग करियर पाथ चूज़ कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। तो जब भी आप कभी अपने करियर के हवाले से डिसीजन लें, अपनी चॉइसेस के हवाले से डिसीजन लें, तो एटलीस्ट अपना माइंड क्लियर करें कि आप किस चीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो यहाँ पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी ओवरसीज स्टडी की हुई है, तो स्टूडेंट्स को एक इशू आता है, वो होम सिकनेस है और समहाउ कल्चर शॉक्स हैं, तो वो किस तरह से इस इशू को किस तरह से स्टूडेंट्स कवर कर सकते हैं? हाँ जी, इसकी मैंने हमेशा से एडवोकेसी की है कि हमारे स्टूडेंट को थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि मैंने स्टडी अब्रॉड पे जाना है। कल भी मैं एक जगह एक शो पे था तो उसमें HEC करिकुलम और हमारा जो है वो ट्रांसनेशनल एजुकेशन उसको डिस्कस किया जा रहा था। तो कल्चर शॉक की बात की, या स्टूडेंट को जो है वो ओवरसीज जाके जो मसले आते हैं, जो मुझे आए थे जब मैंने HEC बैकग्राउंड से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके उसके बाद मैं बाहर गया, तो हमारे यहाँ जो है वो कल्चर एजुकेशन का उस तरह से जो है वो आई गेस के होलिस्टिक नहीं है। रिसर्च वर्क करना, स्टूडेंट को जो है इंडिपेंडेंट लर्निंग पे लेके जाना, तो वो राइट नाउ इन द व्हाइल वी टॉकिंग हमारे यहाँ अब कल्चर बहुत बेहतर हो गया। यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ सिखाई जाती है, ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि आपने जो है असाइनमेंट्स फॉर एग्जांपल कैसे बनानी, क्योंकि अगर हम यूके की बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो मास्टर्स डिग्री है, जो टॉट डिग्री है, दैट इज़ बेस्ड ऑन आपकी असेसमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ आपकी जो रिटन वर्क है, असाइनमेंट्स हैं। तो असाइनमेंट्स में आपको जो है वो कैसे आपने लिखना है, क्या रिसर्च वर्क है, क्या एथिक्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो स्टूडेंट्स को इन द पाकिस्तान आपको ये चीज़ जो है वो बिल्कुल आनी चाहिए। इसके बारे में रिसर्च हो, इसके बारे में नॉलेज हो कि जब आपने ओवरसीज जाना है तो आपको एज ए नॉट एज ए के फाइनेंशियल आपने कैसे इश्यूज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट उधर जाके फाइनेंस की तरफ जो है वो ज़्यादा कंसर्न लगता है रादर देन कि वो अपनी स्टडीज़ को फोकस करे। बिल्कुल इसी तरह से स्टडी को फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है जब स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ता है तो अटेंडेंस का तरीकाकार भी चेंज होता है, पढ़ाई का तरीकाकार भी चेंज होता है, असेसमेंट मोड भी चेंज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
PTR 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है स्टडी अब्रॉड के हवाले से कि स्टडी अब्रॉड के डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और कौन सी कंट्री जो है वो बेस्ट है व्हेन इट्स कम्स टू अप्लाई फॉर दी वीज़ा, वर्किंग आवर्स क्या हैं, इन सारे सवालात के जवाब जो हैं वो आपको आज के हमारे इस प्रोग्राम में मिलेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले सुमेरा हम बात कर रहे थे कि कोर्स रेलिवेंसी की, कि एक स्टूडेंट का माइंड होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भेज दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कोर्सेज के स्कोप की, तो आप क्या समझती हैं, यूके हो या किसी भी कंट्री के हवाले से बात करें तो बेहतरीन कोर्सेज कौन से हैं कि जो कि हर फील्ड में इंसान को हेल्प आउट कर सकते हैं? सबसे पहले तो स्टूडेंट ने फोकस करना है कि अपनी फील्ड उसको स्विच ना ही करनी पड़े, लेकिन ये कि अप टू टाइम हमें बेसिकली हैव टू फॉलो आवर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं हम उसको बैकएंड पे भी नहीं छोड़ सकते। तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी स्कोप पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, स्टडी अब्रॉड आउट ऑफ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, जिनमें मोस्टली जो है वो IT रेलेवेंट कोर्सेज आते हैं। इसकी एक स्ट्रीम चलती है IT की बेसिस पे। आपको साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा नाम अब लिया जा रहा है और इसके अलावा मार्केटिंग की फील्ड। अब मार्केटिंग की फील्ड एक ऐसी है कि हर तरह का बैकग्राउंड रखने वाला इंसान इसको सीख सकता है। इसके अंदर जो है वो अपना कोर्स स्विच करा के इसके अंदर अपना पूरा करियर जो है वो डेवलप कर सकता है। तो मेरा ख्याल है ये दो ऐसी फील्ड्स हैं जिसकी मार्केट के ऊपर डिमांड बहुत ज़्यादा है। प्लस अगर आप साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं या आप किसी स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से हैं, फॉर एग्जांपल आपने MA इंग्लिश किया हुआ है या आपने किसी केमिस्ट्री किया हुआ है, लेकिन आप उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, आप किसी स्किल बेस्ड कोर्स के अंदर मूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी कंट्री के अंदर थोड़ा सा रेलेवेंट एक्सपीरियंस लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सडनली IT के अंदर स्विच करना है तो रेलेवेंट एक्सपीरियंस लें, IT हाउसेस में जाके जॉब करें, किसी भी डेजिग्नेशन की आपको जॉब मिलती है तो आपको थोड़ा सा एक्सपोजर आ जाएगा उस फील्ड को लेके, आप उसको अच्छे से बेहतर से समझ सकेंगे। देन आप उस कोर्स को जब स्विच करते हैं फॉर स्टडी अब्रॉड, आप डायरेक्ट IT में मूव कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें कोई मजाखा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती यूनिवर्सिटी को, वो प्रेफर भी करते हैं कि आप अगर कोर्स स्विच करके आ रहे हैं तो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स पर्सनल चॉइस। अगर वो स्विच करना चाह रहा है तो उसको एक प्रॉपर वे में आपने एक स्ट्रीमलाइन के थ्रू आपने उसको स्विच करना है। आप पहले रेलेवेंट एक्सपीरियंस लेंगे, उस फील्ड का एक्सपोजर लें और देन जाएं। पर्सनल रिकमेंडेशन अगर पूछी जाए तो आई गेस वो IT रेलेवेंट कोर्सेज और मार्केटिंग से रेलेवेंट जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये एक ऐसे कोर्सेज हैं आप जिस मर्जी कंट्री में चले जाएं इसकी स्कोप कभी खत्म नहीं है। ठीक है मिस मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल MA इस्लामियात हो गई, MA उर्दू हो गई, तो जब ऐसे स्टूडेंट अपने माइंड में स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस का सोचते हैं या स्टडी अब्रॉड का ड्रीम सोचते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद उनकी डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो इस हवाले से आप क्या सजेस्ट करती हैं? जाहिर सी बात है उनकी जो डिग्री है वो उर्दू बेस करती है ज़्यादातर और ज़्यादातर स्टडी अब्रॉड, जाहिर सी बात है उनकी अपनी हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज की प्रेफरेंस है, तो ये हर्डल ज़रूर क्रिएट करेगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप जा नहीं सकते। अगेन आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस बहुत बड़ा जो है वो पॉइंट रखता है। आपने अगर एक अच्छी कंपनी के अंदर काम किया हुआ है, डजेंट मैटर आपने MA इस्लामियात किया है या MA उर्दू या आपने सोशल साइंसेस पढ़ी हुई हैं, लेकिन आपने एक IT कंपनी के अंदर सर्व किया है 1 साल 2 साल 3 साल, तो आप उसी को बुनियाद बना के अपनी मर्जी के कोर्स के अंदर जो है वो इजीली एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सही, रेलिवेंसी जो है वो भी मैटर करती है, लेकिन साथ ही साथ अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अपना करियर पाथ स्विच करना चाहता है तो उसके पास एक आइडियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो इजीली स्विच कर ले और जब वो स्विचिंग करे तो उसके पास बेसिक नॉलेज हो और कल को जब वो डिग्री में एनरोल करता है तो उसे कोई भी मसला ना हो। यहाँ पर सर फारूक आफ्ताब साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के हवाले से ये क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से स्टूडेंट इस रूट को गेन कर सकता है? ये एक जो है वो बेसिकली स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी गई थी जब ये जो PSW है यूके में इसको ग्रेजुएट रूट कहा जाता है। ये इसका देने का मकसद ये था स्टूडेंट को कि स्टूडेंट जो ओवरसीज से आते हैं वो यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ते हैं, दे पे हैवी फीस टू द यूनिवर्सिटीज़। अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम, तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि आप आएँ। 2 इयर्स का अभी उन्होंने कर्टेल किया है, 1.5 ईयर का कर दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को मार्केट इक्विप करना, स्टूडेंट को यूके की मार्केट पे काम का उसको एक्सपीरियंस हो, अगर उसको विद इन द कंट्री जॉब मिल रही हैं, इफ ही और शी इज़ गुड इनफ इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और वो उसने अपनी डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में गए हैं और उनको जॉब ऑफर हो गई है, तो वो स्किल वर्कर रूट पे परमानेंट सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। हाउएवर ये 1.5 ईयर या पहले 2 ईयर जो था रूल
बाय द वे स्टिल एप्लीकेबल, 2 years अभी भी है। ठीक है। तो उनके पास ये मौका होता है कि 2 साल फील्ड में जॉब करें, आपके पास इंटरनेशनल डिग्री होगी, आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो गया वर्किंग विद द ब्रिटिश कंपनीज। उसके बाद आप जो है वो वेदर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू वांट टू कम बैक, और यू वांट टू गो टू द गल्फ, और यू वांट टू गो टू द अमेरिका, यूएसए, कनाडा, वेयरएवर यू गॉट द जॉब अपॉर्चुनिटी, आप उधर जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर फॉर यूके एजुकेशन एज वेल एज द एक्सपीरियंस यू गेन इन द कंट्री। तो वो स्टूडेंट ने अब ये सारा जो है वो एक पैकेज, इसको मैं कहता हूँ 3.5 years आपका एक टर्न्योर है, जो कि यूके में जो लीगल आप जब फर्स्ट टाइम इधर से जा रहे हैं, सो काइंड ऑफ अ गारंटीड आपके पास 3.5 years का है। अब उसको प्लान कैसे करना है, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, जो कि आपने ऑलरेडी जो है वो एक पहला स्टेप ले लिया है टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर के, आपने एक यूनिवर्सिटी यूके की चूज़ कर ली है। अब जब आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो आप जो है वो एक अच्छे तरीके से आप उस यूनिवर्सिटी में अपनी अटेंडेंस को मेंटेन करें, अपना रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग करें, आपकी कोऑर्डिनेशन अपने फैकल्टी मेंबर के साथ प्लस द क्लास फेलोज के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद जो है जब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जब मिल जाता है, अब उसमें आपने जो है वो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। तो जैसे मैंने कहा कि आप उन कंपनीज में जा सकते हैं, आप इंटर्नशिप वाइल यू स्टडिंग देयर आप तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट आपको 20 hours अलाउ होता है ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। तो अब ये 3-3.5 साल एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा टाइम है उससे कि अपना कैरियर को प्लान करना। और कैरियर की जब बात करें या सेटलमेंट की बात करें, यूके को सिर्फ स्टूडेंट को प्लान करके नहीं जाना चाहिए कि मैंने यूके में ही सेटल होना है। आप यूके को जो है वो मैं हमेशा कहता हूँ स्टेपिंग स्टोन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि आप इधर से यूके जाएं, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन गेन करें, उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं, उस फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ, तो आप कहीं भी जाके सेटल हो सकते हैं, अच्छा फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं। सही। यहाँ पर फरूख आफ्ताब साहब एक बात बताइएगा कि हम देख रहे थे कि इससे पहले भी यूकेवीआई की तरफ से डिफरेंट खबरें गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि अभी कंफर्म नहीं हुई थी कि PSW जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 6 month का कर दिया जाएगा, और फाइनली अभी एक एप्लीकेशन जो है वो हम सोशल मीडिया पर गर्दिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि PSW ग्रेजुएट रूट जो है वो 2 years से, जो कि गालिबन 24 months होता था, अब 18 months का कर है। तो जब स्टूडेंट्स ये खबर सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि शायद जो सिचुएशन है, यूके के हालात हैं, वो आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो इन सारी खबरों में कितनी सच्चाई है, और क्या वहाँ जाकर स्टूडेंट्स अपनी जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हैं स्टिल? जी, ये बिल्कुल न्यूज़ आई है, वाइट पेपर इशू है। वाइट पेपर पे जो उनकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स जो है वो आके अपनी या तो स्टडी कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, या जो है वो स्टडी कंप्लीट करके हो जाते हैं, वो ग्रेजुएट लेवल की जॉब नहीं कर रहे। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा कर्टेल किया गया। पहले 24 months था, अभी 18 months है, लेकिन अभी भी इसकी डेट कौन सी डेट से ये अप्लाई होगा वो अभी उन्होंने येट टू बी डिसाइडेड। राइट नो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके चैनल के तवज्जो से ये उनको थोड़ी सी क्लैरिटी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, प्लान कर रहे हैं अपने स्टडी अब्रॉड के लिए, उनके ऊपर रूल फिलहाल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक उसकी कोई डेट नहीं आ जाती। तो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि आपकी डेट अनाउंस होगी मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 3-6 months का जो है वो एक पीरियड रखेंगे कि जिसके बाद ये वाले रूल्स जो हैं अप्लाई होंगे, जिसमें जो भी स्टूडेंट उस डेट के बाद अप्लाई करेगा और वीज़ा उसका होगा तो उसको 18 months का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। बिल्कुल सही। PSW के हवाले से जो खबरें गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं, इस हवाले से वाइट पेपर जो है वो इशू किया गया है, जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 24 months से 18 months तक कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, डेट फाइनल नहीं हुई, ये कब से अप्लाई होगा। फर्दर भी इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं हो जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बात हो रही है स्टडी अब्रॉड के हवाले से। और जब भी स्टडी अब्रॉड के हवाले से डिसीजन लिया जाता है तो ना सिर्फ स्टडी के हवाले से इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू, इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पर सेटलमेंट के चांसेस क्या हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक कंट्री स्विच होती है तो एक स्टूडेंट के लिए इंटायरली डिफरेंट एटमोसफेयर होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सुमेरा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, यूके के
हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए फ्लाई करने से पहले? सबसे पहले तो स्टूडेंट को मेक श्योर करे कि वो अपने एजुकेशनल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा उनके पास हों। ठीक है। उसको लाजमी लेके जाएं और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट ज़्यादातर अवेयर होते हैं उस चीज़ से। वहाँ पहुँच के जो चीज़ उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने वो ये कि सिंस यू आर ऑन योर स्टडी वीज़ा यू आर ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक। ठीक है। तो इससे ज़्यादा एक्सीड वो नहीं कर सकते। आपकी 2 दिन क्लासेस होती हैं और उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपकी क्लासेस 5 डेज होंगी। ठीक है। तो 2 दिन क्लासेस हैं, उसके अंदर आपने 20 आवर्स के अंदर 20 आवर्स ही आप जॉब कर सकते हैं और उसी के अंदर आपने अपना जो है वो सारे एक्सपेंसेस को जो है वो बेयर करना है। दैट्स वाई यूके का रूल यही है कि आपने वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस जितना भी खर्चा आपको अपनी डिग्री के दौरान आ सकता है वो आप यहाँ से ही उसका इंतज़ाम करके जाएँ और प्लस अपनी रिमेनिंग फीस लेकर जाएँ। और उसके अलावा आपने एक्सपोजर के लिए अगर आपने ये 20 आवर्स का रूट जो है इसको यूटिलाइज़ करना है तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्लस स्टूडेंट को स्विचिंग अलाउ नहीं है कि वो डिग्री स्विच कर ले इन द मिडल ऑफ अ डिग्री और ना ही वो कंट्री स्विच कर सकता है। तो डिग्री लाजमी कंप्लीट करनी है, हर सूरत कंप्लीट करनी है क्योंकि आपने एक बड़ी हैफ्टी अमाउंट पे की होती है फॉर द स्पेसिफिक डिग्री और जब आप उसी को कंप्लीट नहीं करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। डिग्री कंप्लीट करें, इन द मिडल ऑफ डिग्री आप स्विचिंग नहीं करें। ठीक है। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो फर्दर आगे स्टडी जो है उसको कंटिन्यू करें तो ये बहुत बड़ी मिथ है मार्केट में कि आपको वापस आना पड़ता है कंट्री में, यहाँ से अपना प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द यूके लॉज आप वहीं पे ही अपना जो एडमिशन है वो आगे फर्दर किसी और कोर्स में पुरानी डिग्री कंप्लीट करके वो एडमिशन ले सकते हैं और देन आपका जो वीज़ा है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है। वो सारा प्रोसीजर वहीं पर है, आपको वापस कंट्री आने की उस वक्त पर ज़रूरत नहीं होती। और उसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि यूके गवर्नमेंट की अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे Tier 4 वीज़ा रूट जो है वो स्टडी वीज़ा के ऊपर जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको पढ़ के जाएँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बिल्कुल भी जिसके अंदर टॉलरेंस नहीं है गवर्नमेंट के अंदर, हम इसको नहीं छोड़ सकते। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो, आप नॉर्मल भी कि यहाँ किसी के घर जाते हैं तो हर घर का अपना तरीकाकार होता है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एज कम्पेयर टू यूपी गवर्नमेंट। तो अगर आप जाने से पहले आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री को अच्छे से समझ लेंगे, उसके लिए अगेन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो वेबसाइट पढ़ के जाएँ, उसके ऊपर जितने रूल्स हैं उसको अच्छे से याद करके जाएँ, तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी टू फॉलो द रूल्स इन यूके स्पेसिफिकली। बिल्कुल इसी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में रहते हुए वहाँ पर जाने से पहले UKVI की वेबसाइट आप लाजमी एक दफ़ा सर्च करें, वहाँ पर Tier 4 की स्टूडेंट्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं जिनमें 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है और इसी के साथ साथ क्लासेस की जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो भी मेंशन होता है और इसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने हमेशा अपने पास रखने होते हैं जब भी आप UK के लिए ट्रैवल करें या किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल करें। ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं और ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको किसी बड़ी ट्रबल से बचा सकती हैं जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री के हवाले से स्टडी अब्रॉड के हवाले से सोचते हैं। तो यहाँ पर फ़ारूक आफ्ताब साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से बात की, इसी तरह से वाइट पेपर रूल्स के हवाले से भी हमने बात की कि ग्रेजुएट रूट जो है वो कम कर दिया गया है 18 मंथ्स का, और इसी तरह से सेटलमेंट के हवाले से भी बात करें तो उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी कि पहले 5 ईयर के बाद सेटलमेंट मिल रही थी, अब गालिबन वो 10 ईयर्स तक जाकर पहुँच गई है। तो ऐसे में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो इस टाइम ये सोच रहा है कि यूके के लिए अप्लाई किया जाए या ना किया जाए। देखिए, हर कंट्री की जो सेटलमेंट का जो रूट है वो डिफरेंट है। यूके का पहले 5 इयर्स था, अभी उन्होंने इसको जो है वो 10 इयर्स का कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन, इस तरह की और कैटेगरीज जो स्किल्ड वर्कर, जो टॉप स्किल्ड वर्कर है, ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आएंगी, तो उनके लिए 5 इयर्स ही है। 10 इयर्स में डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट जो है वो स्किल सेट उनको या डिफरेंट शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो होगी वो लिस्ट आएगी। लेकिन मेरा इसमें जो क्वेश्चन या सजेशन स्टूडेंट के लिए वो ये है कि क्या आप यूके जो है वो सेटलमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, और सेटलमेंट एट द कॉस्ट ऑफ योर ड्रीम्स और एट द कॉस्ट ऑफ योर एम्बिशन, क्या आप उसके लिए जा रहे हैं? अगर आप, इफ़ यू आर गुड इनफ, आप अपनी फोकस करें अपनी स्किल्स पे, अपनी लर्निंग पे, आपका जो बैकग्राउंड है, स्टडी बैकग्राउंड, और आगे आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अगर आप ये सारा क्राइटेरिया 2-3 साल का जो हमने पहले डिस्कस किया है उसमें आप जो है वो अपनी एथिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें, एथिक्स से मुराद वर्क एथिक्स, तो आपको 5 इयर्स या 10 इयर्स रूट पे आपको जो प्रॉब्लम नहीं होगी, एज लॉन्ग एज यू आर ऑन दैट रूट। ठीक है, मीन्स कि आप स्किल्ड वर्कर रूट पे चले गए हैं तो आपको मसला नहीं है, यू आर लीगल सिटीजन,
यू आर लीगली देयर, आप जॉब कर रहे हैं, आपको एक लीगल जॉब मिली हुई है, आपके टैक्सेस पे हो रहे हैं, आपके बिल्स पे हो रहे हैं, and you are free to come back to your country on holidays, and you can go back and rejoin that particular जो कंपनी है जिसमें आप जॉब करें. सो उसमें अगर आपको 5 की बजाय 10 भी अगर आपको लगे तो आई वुड से इट्स नॉट अ बैड चॉइस फॉर द स्टूडेंट, कंसिडरिंग कि अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाए तो उसमें 5 या 10 ईयर्स का जो है रूट मेरे ख्याल में इतना मायने नहीं रखता. इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस रूट पे आ गए हैं और आपकी स्किल्स उस रूट के लिए एलिजिबल है, तो देन आपके लिए जैसे मैंने कहा कि मसला नहीं है. ब्रिटिश पासपोर्ट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू लिव इन द यूके. देयर आर सो मेनी पीपल जो कि सीजनल वर्कर के तौर पे जा रहे होते हैं, 6 मंथ रहते हैं फिर आ जाते हैं. तो अगर आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है, इंटरनेशनल कंपनीज में काम करना है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको एक अच्छी जॉब ऑफर हो रही हो, आप एक अच्छी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस हो, देन आप जो है उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप बार्गेन कर सकते हैं इंटरनेशनली. आपको शायद ऑस्ट्रेलिया आपको जो है वो अपनी इमिग्रेशन दे दे, आपको कनाडा इमिग्रेशन दे दे ऑन जस्ट दैट रूट कि आपके पास एक्सपीरियंस है. तो जब भी स्टूडेंट डिसाइड करे कि नहीं हमने इस वजह से जाना कि 5 की बजाय 10 ईयर्स है, तो फिर आपने कुछ शॉर्टकट का प्लान किया हुआ आपके माइंड में. शायद आपको लगता है कि जाती मिल जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो 5 ईयर रूट भी था उसमें भी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी चेक की जाती थी, स्टूडेंट के पास स्किल सेट को चेक किया जाता था, तभी वो 5 ईयर्स के रूट पे जाते थे. तो मेरा बीइंग अ एजुकेशनिस्ट एंड बीइंग अ काउंसलर ओनली, मैंने कभी भी स्टूडेंट को कमर्शियल मशवरा नहीं दिया जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है. तो मेरा फोकस ये है कि स्टूडेंट जहाँ भी जाए उसके पास एक रोड मैप हो, उसके पास प्लान हो, उसने उधर सेटल होना है या किसी और कंट्री में सेटल होना है. फ्लेक्सिबल चॉइस होनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने जाना है तो उधर रुकना है. उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है विद और जॉब. कहीं ना कहीं उनको जो है वो फाइनेंस के इश्यूज होते हैं. तो उसमें भी जो रूल्स हैं वेरी सिंपल, आपने यूके स्टडी करने के लिए जाना है, यू शुड हैव दैट मनी. मास्टर्स डिग्री की बात करें जो कि पाकिस्तान का इक्विवेलेंट टू एमफिल है, आपकी जस्ट 1 ईयर डिग्री है. आपने मोस्टली यूनिवर्सिटीज दे चार्ज मिनिमम 50 to 60% फीस इन द कंट्री. तो आपकी जो रिमेनिंग फीस है 30-40% आपके अकाउंट में मौजूद है, जो स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट करता भी अपनी बैंक स्टेटमेंट पे. तो यूके जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि आपने तो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी. सो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, घर वाले हैं, उनको भी ये बता के जाना होगा कि मुझे एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी. अगर स्टूडेंट ये समझ ले कि नहीं मैंने बस 50-60% घर वालों से लेना है, ज़्यादा बर्डन नहीं डाल सकता, मैं उधर जाके जॉब कर लूँगा. कुछ कंसल्टेंट्स हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह से भी बात सच है. ये स्टूडेंट को बहुत गलत गाइड किया जाता है. स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि आपने इतना 25 लाख आपकी कॉस्ट है, इतना अरेंज कर लो, बाकी उधर जाके आप मैनेज कर लोगे. तो इसके बाद स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. वो मुश्किलात क्या हैं इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का. कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए. सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद. ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जब स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं तो उन्हें सही तौर पे गाइड नहीं किया जाता. उन्हें इनिशियली अमाउंट बता दी जाती है कि आप पाकिस्तान से आपको 24 लाख की ज़रूरत है, 30 लाख की ज़रूरत है, 40 लाख की ज़रूरत है. लेकिन जिसकी वजह से जब स्टूडेंट किसी फॉरेन कंट्री में जाकर रहना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एकोमोडेशन भी महंगी है, यहाँ पर लिविंग कॉस्ट भी है. तो स्टूडेंट को सही गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पर सर मैं आपसे ये जान रही थी, हमारी डिस्कशन चल रही थी कि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं स्टूडेंट को ट्रू पिक्चर नहीं बताते हैं. ठीक है, स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि जस्ट 24 लाख में आप यूके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट जैसे तैसे करके 25 लाख इकट्ठा करता है और यूके पहुंच जाता है. और जब स्टूडेंट यूके पहुंचता है तो इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो होता है. वहाँ पर उसे जॉब के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ पर उसे एकोमोडेशन अरेंज करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है. आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जैसे ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि स्टूडेंट को सही से उसको गाइडेंस नहीं मिलती. स्टूडेंट को जब ये बता दिया जाता है कि आप जो है वो 20-25 लाख में यूके चले जाएंगे और बाकी आप फीस उधर जाके मैनेज कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना. मैं इस वक्त शो में मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे एंड देन सोशल मीडिया पे लोग देख रहे होंगे
और मैं ये कह दूं तो मेरे लिए ऑडियंस को अट्रैक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन जो हमारा मोटिव है कि हमने काउंसलिंग करनी है और आई बिलीव स्ट्रांगली ऑन दिस कि हम जो है रियलिटी रखें। मेरे पास उस तरह से कमर्शियल अट्रैक्शन नहीं है कि मैं लोगों को बताऊं कि जी आप आएँ और जाते ही आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25 लाख में आप किसी यूके यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, जैसे इट्स अ फैक्ट, बट आपको जाके इनरोलमेंट फीस भी देनी पड़ेगी। ऐसे भी मुझे कॉल्स आई हैं कि जी सर यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फीस मांग रही है, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ गई है कि वो कहते फीस दे नहीं तो होम ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसके बावजूद अगर उसने वो इनरोलमेंट फीस दे दी है, ये भी बताया गया कि आपको जाते ही 20 आवर्स आपको जॉब मिलती है वीक की, जो कि मोर देन इनफ, आप अपनी अकोमोडेशन भी मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी जो रिमेनिंग फीस है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये भी रियलिटी नहीं है। वेरी रेयरली आई वुड से ओनली 5% ऐसे स्टूडेंट होगा जो स्टडी अब्रॉड के लिए अगर जाए और उसको 20 आवर्स में इतना उसको पे मिल जाए कि वो अपनी फीस और अकोमोडेशन मैनेज कर सके। अब ये 5% मैंने क्यों कहा, इसलिए कहा है कि ऐसे लोग जिनका एक्सपीरियंस है इनटू आईटी, इनटू एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है, जिनके पास स्किल्स हैं, वो डेफिनेटली दे कैन अर्न मोर देन व्हाट दे नीड इन द 20 आवर्स फॉर द वीक। बट मेजॉरिटी जितना भी स्टूडेंट वो इस चीज़ पे बिलीव कर जाता है कि नहीं मैं जाके मैनेज कर लूँगा। उसके बाद होता क्या है कि स्टूडेंट घर वालों को भी परेशान कर रहा होता है, ऑब्वियसली वो घर वाले ही उसके साथ खड़े होंगे, उसको कोई और दोस्त जो है जो यूके में मौजूद है कोई भी उसको उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर सकता। तो घर वालों पे प्रेशर आता है, पैसे मैनेज किए जाते हैं। अब वो बच्चा जो डेप्थ में चला गया, घर वालों ने भी सारी बातें अरेंज करके देने हैं, तो वो अपना जो ड्रीम है स्टडी अब्रॉड का वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में गया हुआ, लेकिन पता चलता है कोई शाम में जॉब कर रहा है, वो वीकेंड पे जॉब कर रहा है, वो इलीगल जॉब कर रहा है, मोर आवर्स कर रहा है टू मैनेज ऑल द एक्सपेंस। तो वो जो उसका प्लान था या जो हम प्लान दे के भेजते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट इंटरनेशनली जाए, अच्छा पढ़े, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाए, अच्छे इदारों में अगर वो सेटलमेंट मिलती है तो सेटलमेंट जाए, और ये हमारी कंट्री के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। ये जो यूथ हम भेज रहे हैं, ये यूथ हमने लेबर नहीं भेज रहे, आई एम सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, ये पढ़ी लिखी एलीट क्लास है, ये पढ़ी लिखी क्रीम है, सोसाइटी के ब्रेन्स हैं, इनको अगर हम भेज रहे हैं या ये जा रहे हैं तो ये हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर उनको सही से गाइड किया जाए। अल्टीमेटली दे विल बी सेटल्ड इन दोज कंट्रीज। उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, वो डिफरेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, या इनके आगे जो नस्ल आने वाली बच्चे हैं वो किसी न किसी ओहदे पे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई यू सी निकी हैरी जो अमेरिकन जो वाइट हाउस में रिप्रेजेंटेटिव हैं, या ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, ही इज़ फ्रॉम इंडिया। तो अगर हम विजनरी थोड़ा सा हो इस सेक्टर को लेके, और हम अपनी आवाम के साथ थोड़ा सा जो है मुखलिस हो, उनको सही गाइड करें, तो ये अल्टीमेटली हमारे कंट्री के लिए बहुत ही एडवांटेज है कि फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप। बिल्कुल। आपने अभी एक जो है क्राइसिस से हमारा मुल्क गुजरा है, जो वार था, आपको यू नीड शोल्डर्स, यू नीड वो PR टैक्टिक्स, यू नीड पीपल जो पाकिस्तान बैकग्राउंड से हो। तो अगर इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाए तो ये जो हमारा यूथ जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत हैंडी हो सकता है। ना सिर्फ कि ये जो ओवरसीज़ हमें जो ज़र मुबादला के शक्ल में मिलता है वो तो है ही है, लेकिन जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, दे अल्टीमेटली हैज़ टू सेटल इन दोज डिपार्टमेंट्स जो कि की डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी स्टेट के। तो जस्ट इमेजिन कि हमारे लिए जो है वो इंटरनेशनल PR या इंटरनेशनल हमें जो है वो कितना हेल्प आउट कर सकता है। जस्ट और इसी हवाले से जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्री पॉलिसी लेके आती है कि वो उनको स्टूडेंट को लोन भी देते हैं, स्टूडेंट उधर जाते हैं, एंड अल्टीमेटली वो अपने मुल्क का जो है वो हर तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल सही कंसल्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही कंसल्टेंसी और एक विजन के साथ आप जिस कंट्री में भी जाएंगे, यकीनन आप अपना वहाँ पर जाकर लोहा मनवाएंगे और पाकिस्तान को भी ट्रूली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरसीज स्टूडेंट ना सिर्फ वहाँ पर अपनी स्टडी के लिए जाते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान को भी वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में बीइंग अ स्टूडेंट, ओवरसीज स्टूडेंट, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ में ना
इन्वॉल्व होना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि फिर पाकिस्तान का जब आप इमेज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो पूरी कंट्री की जो वीज़ा रेशो है वो आपके जो एक्शन है उन पर डिपेंड कर रही होती है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ अपने वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर देती है। वो रिस्ट्रिक्ट इस वजह से करती है कि बहुत सारे रीजन्स में स्टूडेंट के ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाएँ तो यहाँ से ये कहत करके जाएँ कि आपने पाकिस्तान की ट्रू इमेज को वहाँ जाकर रिप्रेजेंट करना है, आपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं, वहाँ पर वर्किंग आवर्स जितना है उतना ही करना है और वहाँ पर जो स्टडी है अपनी कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे तब आपके पास बेशुमार ऑप्शन होंगे। वहाँ पर आप परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसमें कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ सुमेरा, आपने भी ये देखा होगा अपनी फील्ड में कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप की तलाश में होते हैं। ये बहुत सा क्वेश्चन आपने अपनी लाइफ में सुना होगा कंसल्टेंसी फील्ड में कि मैम कोई ऐसा ऑप्शन बताएं जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हों, स्कॉलरशिप्स भी अच्छी हों। तो स्कॉलरशिप के हवाले से बात करें तो कौन सी कंट्री बेस्ट है? फ़िलहाल मेरा ख्याल अभी डिस्कशन यूके से रेलेवेंट चल रहा है, तो मैं यूके से ही स्टार्ट करूँगी। यूके में तकरीबन अगर तो 100 यूनिवर्सिटीज़ है फॉर एग्जांपल, तो हर यूनिवर्सिटी एक पार्शल आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन उसके अलावा जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, उनको कभी भी जो है वो निगलेक्ट नहीं किया जाता फ्रॉम यूके यूनिवर्सिटी। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी मौजूद होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, उनका सवाल ये होता है कि 100% स्कॉलरशिप, इट्स नॉट पॉसिबल इन यूके और हमें इसकी तरफ जाना भी नहीं है। जब आपको एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है, जब आपको अपने फ्यूचर के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट जो है वो पुट करनी पड़ेगी। तो 100% स्कॉलरशिप्स की तरफ मत जाएं। ऑल्दो हर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्कॉलरशिप लाजमी देगी, और अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो आपको पार्शली स्कॉलरशिप जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी मेरिट बेस पर। तो आप रेलिवेंट स्टूडेंट से आपकी फीस भी कम हो जाएगी, आपका इनिशियल भी कम हो सकता है, और आपका ओवरऑल जो एक्सपेंस है उस पर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। आपको जो टोटल एक्सपेंसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो अगर आप ज़्यादा स्कॉलरशिप की तरफ बात करें तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि 100% आपको अकोमोडेट करती है व्हेन इट कम्स टू द फीसेस। वो आप पे फीसेस भी आपको नहीं है, आपको अकोमोडेशन भी आपको अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। उसी के साथ साथ चाइना और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ जब स्कॉलरशिप के हवाले से बात करें तो क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है और वीज़ा रेशो जो है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। बहुत शुक्रिया सुमेरा कदीर, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सरफरुख आफ्ताब साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। स्टडी अब्रॉड का जो डिसीजन है ये बहुत सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। अपनी पूरी रिसर्च करें, अपना एक विजन देखें और उसके बाद आप कंट्री चूज़ करें और देन आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। इसी के साथ मैं भी शबीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।